Hello everyone, good morning students. Welcome to Manula classes. In the live session of Daily News Analysis, 20th of December 2023, you are watching with Naresh Sharma. Today we have numerous important news which are important for your examination, and we also have some unique innovations. So you will find that those kind of points will be relevant for your examination, and it will also help you in revision of your recent content or recent points. So first of all, start with katabatic and anabatic winds. So first of all, you have to understand what are the winds. You know, the moving air is called wind. Okay. अब ये जो विंड है इनमें भी एक टाइप होते हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं, बट यहाँ हम केवल कैटाबेटिक और एनाबेटिक विंड की बात करेंगे बिकॉज ये दोनों की दोनों अभी न्यूज में है रिसेंटली। अभी हिमालयन रीजन में कुछ रिसर्च हुए हैं, उनको लेकर के कैटाबेटिक और एनाबेटिक विंड्स जो है न्यूज में रही है। तो आइए हम जरा इनको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसर्चर्स ने कहा है कि जो कैटाबेटिक विंड्स हैं प्ले अ रोल इन कूलिंग हिमालयस। जो हमारे हिमालयस है उनको कूल करने में कैटाबेटिक विंड्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये विंड्स। जैसे मैं कहूं कि ये आपका एक माउंटेन रीजन हो गया, तो जो कैटाबेटिक विंड्स होती हैं कूल होती हैं और ये डाउनफॉल करती हैं, मींस नीचे की तरफ सेटल डाउन होती है। तो ये बिल्कुल कॉमन मींस एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जब ये विंड अपने आप में कूल है और नीचे की तरफ आ रही है, तो जब हिमालय के ऊपर इस वाले रीजन में आएंगी तो हिमालय को ये क्या देंगी, टेम्परेचर डाउन करने में हेल्प करेंगी। सो हिमालय को क्या करेंगी, ये कूल डाउन करेंगी। कैटाबेटिक विंड्स आर कूल, डेंसर, डेंस भी होती हैं। हमने क्लास में भी बताया कि जो एयर कूल होगी वो कैसी होगी, वो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी और ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ आती है, अर्थ की तरफ। दे अफेक्ट लोकल क्लाइमेट्स, अब जहां पर भी ये होंगी वहां के क्लाइमेट को अफेक्ट करेंगी। इवन रिड्यूसिंग ह्यूमिडिटी, कि जो विंड कूल होंगी वो ह्यूमिडिटी कम करेंगी, बिकॉज जो वार्म एयर होती है उसमें वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है और इन कंपैरिजन टू कोल्ड एयर। ओके, सो इन द एयर एंड ब्लोइंग अवे स्नो, और ये स्नो को क्या करती हैं, ब्लो अवे करती हैं, स्नो को पिघला देती हैं, स्नो को दूसरी तरफ ले जाती हैं, ऐसे कहूँ, या स्नोफॉल को या स्नो की जो अमाउंट है उसको रिड्यूस करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी टाइप है इसमें एनाबेटिक विंड्स। एनाबेटिक विंड्स जो है ये कैटाबेटिक का अपोजिट है, ये ऊपर की तरफ हायर एल्टीट्यूड की तरफ मूव करती है। तो दैट ब्लोज अप माउंटेन स्लोप के साथ साथ जो है ऊपर की तरफ चलती है ड्यू टू वार्मर टेम्परेचर। अब ये ऊपर क्यों जा रही है, क्योंकि इनका टेम्परेचर ज्यादा होगा। कि जिस एयर का टेम्परेचर हाई होता है वो एयर हमेशा ऊपर की तरफ मूव करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे हाउसेस होते हैं, जहां कहीं भी आप पाएंगे, तो उनमें जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं वो हमेशा रूफ के पास में लगाए जाते हैं। मीन्स वो नीचे नहीं लगाए जाते, अर्थ के पास में, फ्लोर के पास में नहीं लगाए जाते, फर्श पे नहीं लगाए जाते। ठीक है, तो वार्म एयर होती है वो हमेशा ऊपर की ओर राइज करती है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर अगर उसमें ज्यादा है तो उससे एक चीज और होगी, दैट दिस विंड और दिस एयर विल हैव हायर क्वांटिटी ऑफ ह्यूमिडिटी। ओके, ह्यूमिडिटी इसमें ज्यादा होगी बिकॉज वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी किसमें होती है, वार्म एयर में होती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, फिर इसका रिजल्ट होता है कि जो जैसे ये आपका मान लीजिए माउंटेन वाला रीजन हो गया, तो ये इसके माउंटेन की स्लोप के साथ साथ ऊपर की ओर चलेंगी। ठीक है, ये चलिए, इट कैन इन्फ्लुएंस, और सिंपल सी बात है
कि जब ये जिस भी रीजन में ये विंड जो है मूव करेंगी तो वहां की क्लाउड फॉर्मेशन को भी चेंज करेंगी और प्रेसिपिटेशन को भी चेंज करेंगी। जैसे जब कोल्ड एयर जो कूल डाउन हो रही है और जब वो डाउन की तरफ आ रही है तो जो रेनफॉल के चांसेस हैं वो क्या होंगे, वो कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। बट जो वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रही है तो इसमें ऑलरेडी वाटर वेपर है और एयर जब ऊपर जाके कूल डाउन होगी तो इसमें कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी और उससे रेनफॉल के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, इंक्रीज होंगे। तो ये मीन्स बड़ी कॉमन सी बात है that katabatic or anabatic winds both are responsible to affect the local climate, local weather conditions, precipitation patterns, cloud formation, इन सबको अफेक्ट करती हैं कौन, ये जो कैटाबेटिक और एनाबेटिक विंड्स होती हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अभी क्या हुआ है कि जब साउथ इंडिया में क्या है, साइक्लोन की प्रॉब्लम हुई, रेनफॉल हुई बहुत ज्यादा, वहां पर फ्लड आए और उसी के साथ साथ में क्या हुआ कि वहां के कुछ रीजन में ऑयल स्पिल हुआ, मींस जो ऑयल का लीकेज हुआ और बहुत सारे रीजन में वो फैल गया और उससे मींस आप जानते हो कि ऑयल स्पिल से बहुत सारे लॉसेस होते हैं बायोडायवर्सिटी के लिए और उस लोकल वहां के जो है बायोडायवर्सिटी या वहां की लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जो कि काफी हार्मफुल होता है। तो हुआ क्या कि सदर्न बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो बेंच है उसने तमिलनाडु गवर्नमेंट से कहा है कि चेन्नई पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अबाउट एन ऑयल स्पिल, जो पोलिकट बैक वाटर्स हैं वहां पर जो ऑयल स्पिल हुआ है उसके बारे में उन्होंने इनसे पूछा है तमिलनाडु गवर्नमेंट से, बताओ भाई ये कैसे जो है हुआ और क्यों हुआ, किसकी इसमें मिस्टेक थी, हु वाज द रिस्पांसिबल अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन और द डिपार्टमेंट और द पर्सन, तो उस पर उन्होंने क्वेश्चन किया है। सो नाउ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, we should understand its some background to understand what is it. Now one thing is Pulicat Lake, because the event or the accident happened in Pulicat Lake. What is Pulicat Lake? It is a salt water lagoon. ठीक है, ये कैसी लगून है, साल्ट वाटर लगून है, कहां पर, कोरोमंडल कोस्ट। व्हाट इज कोरोमंडल कोस्ट? कोरोमंडल कोस्ट इंडिया के जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। कहाँ है, आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है, ठीक है। ये पुलिकट लेक कहाँ पर है, मोस्टली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का ये वाला जो रीजन है यहाँ पर है ये पुलिकट लेक, इंडिया की काफी इंपॉर्टेंट लेगून है। लेगून क्या होता है कि जैसे ये मीन्स हमारे इंडिया की बाउंड्री वाला रीजन हो गया या ओशियन हो गया, तो कुछ ओशियन लैंड के अंदर तक हो जाएगा ऐसे, और उसकी क्या बन जाएगी, लेक बन जाएगी। कभी कभी उसमें से ओशियन का पानी जो उसकी टाइड वगैरह होती है अंदर आता जाता रहता है, तो ऐसी जो लेक्स बन जाती हैं उनको लेगून बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो एडजेसेंट बॉर्डर है वहां पर है क्या, पुलिकट लेक। सो इट्स क्लियर। नाउ let us understand about National Green Tribunal. It is in short form known as NGT. Okay, है क्या ये? It's an specialization judicial body. ये कैसी बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है। It means it is not an executive body. ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब भी ट्रिब्यूनल की बात आएगी तो कीप इट इन माइंड दैट ट्रिब्यूनल्स आर ऑलवेज जुडिशियल बॉडीज। ओके, इसका काम क्या है, to handles environmental disputes in India. Environmental destruction से related जितने भी disputes होंगे, it would be dealt by National Green Tribunal. इसकी जो principal bench है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, and other benches of NGT are situated in, one is Bhopal, next is Pune in Mumbai, और भोपाल in मध्य प्रदेश, कोलकाता in West Bengal और चेन्नई in तमिलनाडु, and that is South India. सो हम इंडिया के सारे के सारे रीजन्स के लिए हमारे पास क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बेंच है। देखो भोपाल हमारे पास एमपी और उसके आसपास के रीजन के लिए, पुणे हो गया महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा है ना, वो सारे रीजन के लिए, कोलकाता हो गया हमारे पास में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, चेन्नई होगा सारे के सारे साउथ इंडिया के लिए, और न्यू दिल्ली में हमारे पास बेंच है ही जो मेन बेंच है, तो ये हमारे सारे के सारे नॉर्थ इंडिया को कवर करता है। तो ये क्लियर हो गया। एनजीटी की ईयर कई बार पूछी गई है,
तो एनजीटी का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है दैट इज 2010 इटसेल्फ इन अक्टूबर 18। तो ये एनजीटी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ एक अपने आप में एक्ट के थ्रू हुआ है। इट मींस एनजीटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ओके, बिकॉज ये किसी एक एक्ट के थ्रू हुआ है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से होता तो वी कैन call it the constitutional body, but it's not a constitutional body, it's just only a statutory body. Okay, it deals with the civil cases, environmental protection, forest conservation and other natural resources related जितने भी civil cases होते हैं उन्हीं को डील करता है। It means it cannot take cognizance or it cannot deal with the criminal cases. Oh, okay, so it is only to deal with the civil cases. एक इंपॉर्टेंट बात कि एनजीटी के पास जो मैंडेट है वो ये है कि आपके पास जब अपील आए, कोई एप्लीकेशन आए, तो आप मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर उसको क्या कीजिए, जो है रिजॉल्व कर दीजिए उस इश्यू को। अब अगर हम एनजीटी की बात करें, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन इसके मेंबर वगैरह होते हैं, तो इस सब को हम डिस्कस करेंगे क्लास में ज्यादा डिटेल के साथ में। ओके, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे पास में यहाँ पर है कि उसकी पावर क्या होती है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास में अभी न्यूज में चल रहा है क्या, सस्पेंशन ऑफ एमपीज। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत सारे सस्पेंड हुए हैं अभी, जो है अभी विंटर सेशन जो चल रहा है पार्लियामेंट का, और अब ये नंबर पहुंच चुका है 141 तक। एक सिंगल सेशन में अब तक के ये सबसे ज्यादा जो है एमपी जो है सस्पेंड हुए हैं। तो इसका कुछ बेसिक हमको समझना होगा। अगर इसकी बात करें तो बेसिक यहाँ पे हम जान लेते हैं, इसका डिटेल हम क्लास में डिस्कस करेंगे एज a static portion. So it's a basic are that when we talk about the suspension of any member of parliament, then it is the authority, that is in case of Lok Sabha, it is the presiding officer of the Lok Sabha, that is speaker. Okay, speaker is the main authority जहां से किसी भी एमपी का सस्पेंशन होता है या सस्पेंशन रिवोक होता है। इफ वी टॉक अबाउट राज्यसभा, then it is the chairman of Rajya Sabha which announce the name of any person who is get suspended or not. Okay, इसके लिए we have various rules which are related with Lok Sabha and Rajya Sabha, and there are specific rules in both houses separately, like 371, 374, 374A. These are the some special rules. Okay, तो इनको हम डिस्कस करेंगे क्लास में with more detail. एक एमपी को यदि सस्पेंशन की बात करें तो एक एमपी को सस्पेंशन किया जा सकता है ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द रिमेनिंग सेशन। मींस अभी सेशन हमारा फिनिश होने वाला है, दिसंबर के एंड तक आते थे फिनिश होगा ये। तो अगर किसी को एमपी को सस्पेंशन किया जाना है तो वो उस बचे हुए सेशन के बचे हुए पीरियड के लिए ही सस्पेंड हो सकता है, उससे ज्यादा पीरियड के लिए सस्पेंड नहीं हो सकता है। क्या इन केसेस में कोर्ट इंटरवीन कर सकते हैं? जनरली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 122 द courts are barred from intervening in parliamentary proceedings, but in historical examples we can find out various cases when the Supreme Court of India have intervened in some of the cases which were relevant for parliamentary proceedings or parliamentary rules and regulations. Now let's move towards another important news, that is Guru Tegh Bahadur. Okay, he is one of the 10 gurus in Sikh religion, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है पेड होमेज टू सिख गुरु, दैट इज गुरु तेग बहादुर। तेग मीन्स होती है यहाँ पर तलवार। ओके, तलवार, ये आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो गया। ओके, स्वॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, तलवार। सिख गुरु जो है इनका नाम है गुरु तेग बहादुर, मीन्स तलवार चलाने में बड़े बहादुर थे, दैट्स व्हाई हिज नेम इज तेग बहादुर। इनको कॉमेमोरेट किया इनके शहीद दिवस पर, बिकॉज अभी जो है इसी दिन 19th को इनका जो है क्या हुआ इनके साथ में, वो सब अभी हम डिस्कस करते हैं। इनका जो बर्थ हुआ इट वाज इन 1621 एंड ही गॉट martyrdom in 1675. Let's have some basic facts about ऑनरेबल अपने जो सेक्रेट गुरु है गुरु तेग बहादुर। ये 9th गुरु थे किसमें? सिख गुरुज में। तो गुरुज में, सिख गुरुज में वी हैव टोटल 10 गुरुज, बट ही वाज 9th गुरु इन सिख रिलीजन। ये बहुत ही महान लेवल के टीचर थे,
और बहुत अच्छे योद्धा थे लड़ने में, एक थिंकर थे और एक कवि भी थे। देख रहे हो कितना बड़ा कॉम्बिनेशन हमको मिल रहा है एक ही साथ में। एक व्यक्ति जो एक अच्छे टीचर भी हैं, एक फाइटर भी हैं, थिंकर भी हैं और पोएट भी हैं। इंडियन हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे, एंशिएंट इंडिया में अगर हम जाएंगे, अपने आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हमारे इंडिया में बहुत हैं। और इंडिया में बहुत सारे ग्रेट पीपल हुए हैं जो अपने आप में बहुत सारी वर्सैटिलिटी को अपने अंदर जो है इन्वाइब करके रखते थे। इनका बचपन का जो नाम था, बर्थ के समय इनका नाम था त्यागमल। त्यागमल का मतलब है जो त्याग करने में क्या हो, और महान हो, मास्टर ऑफ रिनंसिएशन, जिसने बहुत कुछ त्यागा हो। ही स्टूड। अब ये इनकी जो कहानी स्टार्ट होती है इस बात से कि इन्होंने विरोध किया किस बात का, कि जो कश्मीरी पंडित थे और जो नॉन मुस्लिम लोग थे उनको जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो इस बात की इन्होंने क्या किया, विरोध किया। ठीक है, डिस्प्लेइंग रेसिस्टेंस अगेंस्ट रिलीजियस ऑपरेशन। और जो मुगलों के समय पर जो है नॉन इस्लामिक पीपल के साथ में जो ऑपरेशन हो रहा था, उनके साथ में अत्याचार होता था, उसका ये विरोध करते थे। इनकी राइटिंग्स की अगर हम बात करें, इन गुरु साहब की जो है बात अगर हम करें, तो कंसिस्टिंग अबाउट 116 पोएटिक हिम्स हैं इनकी। 116 के आसपास इनकी पोएटिक हिम्स जो लिखी हुई है, इन्होंने लिखी थी स्वयं, और जो कि हमें देखने को मिलती है जो है पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके बारे में, तो इन्होंने क्या किया, ही फाउंडेड टाउन ऑफ चक ननकी इन पंजाब में। इन्होंने एक टाउन की स्थापना की, बाद में इसको आनंदपुर साहिब में ही में जो है मिल चुका है ये। ही पब्लिकली बिहेडेड। अब जब इन्होंने जो इस्लाम के जो अत्याचारी ये जो औरंगजेब था उनकी नीतियों का विरोध किया, और इन्होंने मीन्स इसकी इनकी कहानी ये थी कि औरंगजेब ने जबरदस्ती चाहा कि गुरु तेग बहादुर साहब को इनके अनुयायियों के साथ में इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते थे। इन्होंने इस बात का विरोध किया और सीधा सीधा इन्होंने मना कर दिया। जब इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, 1675 की बात है ये, जब इन्होंने मना कर दिया, तो औरंगजेब ने दिल्ली में इनको पूरी जनता के सामने पब्लिकली क्या किया, इनको जो है तलवार से इनका जो है कत्ल किया गया, और इनका जो है गुरु तेग बहादुर साहब जो है उसमें शहीद हो गए। ठीक है, तो ही अर्न द नेम तेग बहादुर, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। और ये जो घटना हुई थी, औरंगजेब ने जब इनको जो है इनके साथ में जो है अत्याचार किया, और जब ये शहीद हुए, तो इन्होंने शीशगंज साहिब जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब मार्क्स द साइट ऑफ हिज एग्जीक्यूशन। वो प्लेस है जहां पर इनके साथ में ये घटना हुई थी, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। ठीक है, शीश में होता है सर, तो सर धड़ से अलग करने वाला जो इनके साथ में जो अत्याचार हुआ, उसके लिए हम शीशगंज गुरुद्वारे साहिब को याद करते हैं। और जो आज भी सिचुएटेड है कहां पर, चांदनी चौक के आसपास वाले रीजन में सिचुएटेड है। ठीक है, और गुरु साहब का जो अंतिम संस्कार जहां पर हुआ, उस जगह को जानते हैं गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, ये भी दिल्ली में ही है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्थान कहां पर है, दिल्ली में। तो यहाँ से आपके लिए पूछने वाली कई सारी चीज हो जाती है कि ये कौन से नंबर के गुरु थे, ये किससे रिलेटेड थे, ये ऐसे पूछ सकते हैं कि औरंगजेब ने किसको जो है दिल्ली में चांदनी चौक का जो रीजन है जहां पर, जिसको हम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब कहते हैं, वहां पर उनकी हत्या की थी। कौन से सिख गुरु की हत्या की थी, तो ये अपने थे महान गुरु जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर साहब। ठीक है, तो इनके साथ में ये घटना यहाँ पर हुई थी अपनी दिल्ली में ही। अब हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं आज। ओके, ये क्वेश्चन क्या क्या है कि जो अभी कुछ न्यू इवेंट हुए हैं, जो आपको वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन कई बार आपको अपने एग्जाम्स में, करंट अफेयर में देखने को मिलते हैं, वैसे ही कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए। अभी क्या हुआ है, स्वरवेद मंदिर की स्थापना हुई है। ठीक है, और ये इसकी स्थापना जो है कहां पर हुई है, वाराणसी में। वाराणसी यू नो उत्तर प्रदेश में ही है। इसकी स्थापना के समय, इनॉग्रल सेशन के समय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी वहां पे थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक रिपोर्ट आई है, अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। ये एक रिपोर्ट है, और ये किस इंस्टीट्यूट ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है, तो दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय
नीति आयोग ने इसको पब्लिश किया है और बहुत सारी जो कुछ दो और ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर के कौन कौन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर IDRC, ओटावा, ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क न्यू दिल्ली, इन 3 इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर के इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। और अगर ऑप्शन में आपको मिलता है कि रिपोर्ट किसने की, तो नीति आयोग, आप इसमें बड़ी आसानी से जो है आंसर को चेक कर मींस उस पर सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट द एक मारा प्रोजेक्ट, एक मार जो प्रोजेक्ट है ये कहां पर है, तो ये अभी उड़ीसा में है। ठीक है, जब इनसे रिलेटेड हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो इनकी बाकी डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी हमारे पास में वीडियो में एक लिमिटेड टाइम होता है, उसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर सकते। Which country announced a 50% devaluation in its currency, और उस करेंसी का नाम क्या है, पीसो। तो अभी एक कंट्री है जिसका नाम है अर्जेंटीना, इन्होंने अपनी करेंसी का 50% डिवेल्युएशन कर दिया। करेंसी का नाम क्या है, पीसो है करेंसी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच एशियन कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स ओन, अपनी स्वयं की एक क्या, फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम, फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम अपनी खुद की लॉन्च की है, और वो है अपना महान देश भारत, इंडिया। What is the name given to the apex predator मोसासुर? अभी आपको पता होगा कि जापान में ही एक मोसासुर जिसका नाम दिया गया है, उसके क्या मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, कहां पर, जापान में। और ये क्या है, वाकायामा प्रीफेक्चर, उस एरिया में मिले हैं। तो इस जीव का जो कभी हुआ करता था इस अर्थ पर, उसका नाम क्या रखा गया है, वाकायामा सोरियू। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, बिकॉज ये बड़ा लेवल पर, काफी इंटरनेशनल लेवल पर ये न्यूज में रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिड इनॉग्रेटेड द लार्जेस्ट ऑफिस स्पेस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस स्पेस अभी जो है इनॉग्रेट किया है किसने, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने। कहां पर है ये, सूरत में है, और इसका नाम क्या है, इस ऑफिस का नाम है डायमंड बोर्से। ठीक है, कहां पर, गुजरात में। जब इसके और पॉइंट आएंगे क्लास में हम इनको डिस्कस कर लेंगे। Who was the most recent recipient of the esteemed Nobel Prize for Education from the Royal Society of Chemistry? ये जो प्राइज मिला है केमिस्ट्री में, मिला है सविता लाडगे को। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केमिस्ट्री का ये प्राइज किसी को मिला है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, इन विच कंट्री इज द डोकम पोर्ट लोकेटेड, डोकम पोर्ट काफी न्यूज में रहा है। ठीक है, बाकी तो सारे पॉइंट्स को हम थोड़ा थोड़ा करके और एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। तो इन विच सिटी इज द डोकम पोर्ट, कंट्री में है, तो ये ओमान में है। ओमान में क्या है, डोकम पोर्ट है। ठीक है, चलिए, वी हैव डिस्कस्ड वेरियस पॉइंट्स ऑल्दो इन शॉर्ट, but you know that these kind of news or important points are discussed in detail in class. So आज के लिए students इतना ही, we will meet again in the next session of newspaper analysis. So let's finish it. Okay, thank you, bye bye.